टॉपिक और आखिरी टॉपिक बहुतत्ववाद करेंगे, प्लूरलिज्म करेंगे। कल हमने एकत्ववाद किया था, उसी का एस्पेक्ट है। एकत्ववाद मानता था कि प्रभुसत्ता निश्चित है, किसी एक व्यक्ति संस्था समूह में नहीं है। लेकिन जो बहुतत्ववादी हैं, प्लूरलिस्ट जो है, वो प्लूरलिस्ट सबसे पहले तो जो थिंकर्स जो फेमस प्लूरलिस्ट हुए थे उनके नेम आपको जरूर याद रखने हैं। लास्की का नाम प्रथम स्थान पर आता है, वो मैं बताऊंगी। क्रैब, कोल और बार्कर। तो ये सारे थिंकर्स क्या कहते थे, इन्होंने आस्टीन की प्रभुसत्ता के सिद्धांत को नकारा है। कि आस्टीन ने कहा था राज्य के पास प्रभुसत्ता होनी अनिवार्य है, और वो प्रभुसत्ता असीमित होती है, अविभाज्य होती है, जिसके तहत आस्टीन ने माना था प्रभुसत्ता असीमित और निरंकुश भी बन जाता है राज्य प्रभुसत्ता निहित जब उसमें होती है। लेकिन बहुतत्ववादी विचारक क्या कहते हैं कि राज्य के पास प्रभुसत्ता है, लेकिन उसके साथ साथ सभी परिवार, संस्थाओं, समुदायों जिनसे मिलकर राज्य का निर्माण हुआ है, उनके पास भी अपने क्षेत्र की प्रभुसत्ता है। कि प्रभुसत्ता सिर्फ राज्य के पास ही नहीं है, दूसरे जो समुदाय, संस्थाएं भी हैं जो राज्य के अंतर्गत ही आती हैं, उनके पास भी प्रभुसत्ता है। कि इन्होंने माना है कि मनुष्य के जीवन की बहुत सारे एस्पेक्ट, पहलू होते हैं, आवश्यकताएं होती है उसकी, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, और इन्हीं आवश्यकताओं से संबंधित समुदाय या संघ भी वो बनाता है। सामाजिक संगठन, आर्थिक संगठन, नैतिक संगठन, राजनीतिक संगठन और सांस्कृतिक संगठन। और राज्य जो होता है वो इन्हीं संगठनों में से व्यक्ति के राजनीतिक संगठन या राजनीतिक आवश्यकता से ही संबंधित होता है। तो राज्य का संबंध सिर्फ व्यक्ति की राजनीतिक आवश्यकताओं से है। राज्य भी एक राजनीतिक समुदाय है, संस्था है। उसी जैसे राज्य के राजनीतिक समुदाय के पास अपनी प्रभुसत्ता है, उसी तरह से सामाजिक समुदाय के पास खुद की प्रभुसत्ता है, आर्थिक समुदाय के पास खुद की प्रभुसत्ता है। राज्य के नियंत्रण के अंतर्गत इनकी प्रभुसत्ता या इनकी शक्तियां समाप्त नहीं होती हैं। और इसी अवधारणा के तहत मध्य युग में धर्म या चर्च के आधिपत्य को स्वीकार किया जाता था। कि चर्च का अपना आधिपत्य है, राज्य का अपना आधिपत्य है। और मध्य युग में ही लास्ट फेज में चर्च और राज्यों के बीच संघर्ष देखने को मिले थे, जिससे अराजकता की परिस्थिति आई थी और चर्च के नियंत्रण से राज्यों को मुक्ति मिली। तो बहुतत्ववादी थिंकर्स मानते हैं कि सिर्फ राज्य ही प्रभुसत्ता संपन्न नहीं है, दूसरे समुदाय और संस्थाएं जो हैं उनकी भी अपने क्षेत्र में प्रभुसत्ता है, उनके पास, वो भी शक्तिशाली हैं अपने क्षेत्र में, चाहे वो राज्य के अधीन या नियंत्रण में। अब बात आती है डेवलपमेंट ऑफ प्लूरलिस्टिक थ्योरी, कि इस बहुतत्ववादी सिद्धांत का विकास कैसे हुआ था। कि पहले तो हमने राज्य के स्वरूप में, राज्य के गठन की संरचना में यही किया है कि प्रथम इकाई राज्य के निर्माण की परिवार थी। परिवार समुदायों, कबीलों में परिवर्तित हो गए, जिससे जब वो ज्यादा विकसित हो गए तो राज्य का स्वरूप बना, राज्य बना। तो अब ये बहुतत्ववादी विचारधारा की उनके विकसित स्वरूप के बाद भी, राज्य के अंतर्गत आने के बाद भी उनकी प्रभुसत्ता खत्म नहीं हुई। ये फिलोसफी का विकास हुआ था 19वीं शताब्दी के लास्ट फेज में, अंत में। ग्रीके और मैकलैंड दो थिंकर्स थे जिन्होंने इस विचार को पनपाया, या इस विचारधारा को सबसे पहले पाइनर माने जाते हैं, इस विचारधारा को दिया ग्रीके और मैकलैंड ने। उन्होंने माना कि जिन समुदायों का जन्म मनुष्य के स्वभाव के कारण हुआ है, कि स्वभावगत, जानबूझकर नहीं, अपने आप मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार, जरूरतों से जिन समुदायों का निर्माण हुआ है, वो राज्य से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उन समुदायों को राज्य के अंतर्गत या राज्य के अंडर रहने की कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए ग्रीके ने कहा था, ऐसे समुदायों के खुद के निजी अधिकार, कर्तव्य और कार्य होते हैं जिनको राज्य नजरअंदाज नहीं कर सकता। इन समुदायों के पास अपनी प्रभुसत्ता निहित होती है, और ये सारे समुदाय और संस्थाएं राज्य की सर्वोच्च शक्ति का कड़ा विरोध करते हैं। इसी के तहत जो चर्च है, मजदूर संघ है, परिवार है,
ये सारे के सारे क्षेत्र राज्य के हस्तक्षेप की आलोचना करते हैं कि राज्य निरंकुश सर्वशक्ति संपन्न नहीं है, राज्य के पास सारी शक्तियां नहीं है, ये समुदाय भी अपने क्षेत्र में शक्तिशाली है, ये समुदाय अपने से संबंधित विषयों पर स्वयं कानून बनाते हैं, उनकी पालना करवाते हैं, राज्य पर निर्भर नहीं होते हैं। इसी के तहत बहुल तत्ववादियों के साथ साथ अराजकतावादी जो थिंकर्स थे, उन्होंने माना था कि राज्य एक बुराई है, उसे पूर्ण रूप से, अराजकतावादियों में प्रूधो का नाम सबसे पहले आता है कि राज्य एक बुराई है, राज्य को समाप्त कर देना चाहिए। इसी तरह से फिर संघवादी विचारक आए, उन्होंने भी राज्य की असीमित सर्वोच्चता को नकारा था कि राज्य ये नहीं है कि उसी के पास अंतिम शक्तियां हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने संघों को महत्व दिया था और संघों के आपसी सहयोग पर समाज को श्रेष्ठ माना था। इसी श्रेणी में फिर संघवाद ने आर्थिक क्षेत्र में भी राज्य के नियंत्रण का विरोध किया था और इसी विचारधारा से बहुतत्ववादी सिद्धांत को बल मिला था या बहुतत्ववादी सिद्धांत ज्यादा विकसित हुआ था। और इसी अवधारणा में सबसे ज्यादा प्रोफेसर लास्की का नाम आता है, जिन्होंने माना था कि राज्य का स्वरूप बहुतत्ववादी है। राज्य एक सर्वोच्च संस्था, प्रभुसत्ता संपन्न इकाई नहीं है। दूसरे जो समुदाय हैं, वो समुदाय भी अपने क्षेत्र में प्रभुसत्ता संपन्न और शक्ति व्याप्त हैं। ये नहीं कि वो पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में है, उनके पास अब कोई भी शक्तियां नहीं है। और यही एस्पेक्ट आज अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के में भी दिखाई देता है कि जिस वैश्विक अंतरराष्ट्रीय माहौल में रह रहे हैं, तो कोई भी राज्य ये नहीं मान सकता कि वो प्रभुसत्ता संपन्न है, क्योंकि उसे अपने हर कार्य के लिए वो दूसरे देशों से संबंधित है, उसे अंतरराष्ट्रीय संधि समझौतों की पालना करनी पड़ती है, मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए मौलिक अधिकार देने होते हैं अपने नागरिकों को। ये नहीं कि निरंकुश शासन है, निरंकुश शासन प्रणाली है, हम मौलिक अधिकार नहीं देगा ये राज्य, इस तरह की अवधारणा कोई भी राज्य नहीं अपना सकता है, क्योंकि उसे दूसरे देशों से अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते करने पड़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये इसी पहलू में निहित है कि राज्य सर्वोच्च शक्ति संपन्न या सर्वोच्च संप्रभुता संपन्न नहीं है। इसी विचारधारा को फिर लिंडसे, बार्कर, मैकाइवर, ड्यूगी, कोल और मिस फोलेट ने भी किया था, अनुसरण किया था। मिस फोलेट ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके एक स्ट्रक्चर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ चीजें होती हैं जो समुदायों पर प्रभाव डालती हैं और कुछ चीजें समुदायों की ऐसी होती हैं जो कि राज्यों को प्रभावित करती हैं, और समुदायों के विश्लेषण की अवधारणा मिस फोलेट ने ही। अब आते हैं कि ये बहुतत्ववादी जितने भी विचारक थे, इनके अकॉर्डिंग या बहुतत्ववादी सिद्धांत की क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या मेन फीचर्स है। तो सबसे पहले, राज्य सिर्फ एक समुदाय ही है। जैसे दूसरे समुदाय है ना, धर्म से संबंधित, नैतिकता से संबंधित, सामाजिक समुदाय, इसी तरह जो राजनीतिक समुदाय है उसको राज्य का नाम दिया गया है। सिर्फ एक एसोसिएशन है, कोई सर्वोच्च संप्रभुता शक्ति संपन्न संस्था नहीं है। राज्य एक राजनीतिक समुदाय है जो अपने कार्य क्षेत्र की राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए काम करता है। फिर है, राज्य अकेला मनुष्य की सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के जीवन की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक आवश्यकताएं भी है, जो आवश्यकताएं उन विभिन्न समुदायों द्वारा ही पूरी होती हैं। धार्मिक आवश्यकता राज्य पूरी नहीं कर सकता, धार्मिक समुदाय संस्था ही उस आवश्यकता को पूरा करती है। राज्य सिर्फ व्यक्ति की राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। फिर बात आती है, जनता समुदायों के प्रति स्वाभाविक रूप से स्वामी भक्त होती है, कि अब हम जिस धर्म को मानते हैं, जिस धार्मिक संस्था से हम संबंध रखते हैं, तो कोई कंपल्शन नहीं होता हमारे ऊपर कि हम उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को, आदेशों की पालना करें। स्वभावगत हम अपने आप उन चीजों का अनुसरण करते हैं बगैर किसी दबाव के। राज्य द्वारा बनाए गए ना किसी कानून की आवश्यकता होती है, ना किसी पाबंदी की आवश्यकता होती है।
फिर आता है कानून राज्य का आदेश नहीं है, कि ऑस्टिन ने कहा था, ऑस्टिन ने अपनी एकत्ववादी या लीगल थ्योरी में कहा था कि कानून जो है वही राज्य की प्रभुसत्ता को डिफाइन करते हैं और कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। लेकिन कानून हमेशा राज्य के आदेश नहीं होते हैं। जो रीति रिवाज है, नैतिक मान्यताएं हैं, सामाजिक कायदे कानून हैं, वो कानूनों का स्रोत होते हैं। राज्य जब भी कानूनों का निर्माण करता है, इनकी अवहेलना करके कानून नहीं बना सकता है। और इसीलिए ड्यूगी ने कहा था कि कानून हमारे सामाजिक जीवन की उत्पत्ति है। हमारा सामाजिक जीवन कानूनों के लिए आधार का काम करता है कि कैसे कानून बनाए जाएंगे। नेक्स्ट आता है कानून का आधार केवल शक्ति ही नहीं है। ऑस्टिन के एकत्ववादी सिद्धांत में आया था कि राज्य कानून बनाएगा, कानूनों की पालना अगर नहीं होती है तो राज्य के पास दंडनीय शक्ति का अधिकार है। जबकि बहुलवादी विचारक, बहुतत्ववादी विचारक मानते हैं कि कानूनों की पालना सिर्फ दंड के भय से ही नहीं की जाती है। अधिकांश व्यक्ति अपनी उपयोगिता को देखते हुए भी कानूनों की पालना करते हैं, कि उन्हें लगता है अगर शांतिपूर्ण व्यवस्थित ढंग से अपना विकास चाहते हुए अगर राज्य में उन्हें रहना है तो वो राज्य के कानूनों की स्वतः पालना करते हैं, ना कि किसी दंड के भय से। फिर है कानून राज्य से स्वतंत्र व उच्च है, कि राज्य कानून नहीं बनाता, राज्य का निर्माण जिस तरह से हुआ है वो कानून के आधार पर हुआ है। जैसे सामाजिक समझौते को भी एक कानून का रूप दिया है, कानून पहले बना फिर राज्य की अवधारणा। और इसीलिए बहुतत्ववादी कहते हैं कि कानून को राज्य से स्वतंत्र व उच्च मान्यता प्राप्त है। ये किसी राजनीतिक संगठन से स्वतंत्र होते हैं, पूर्वकालिक होते हैं और सबसे सर्वोच्च होते हैं। फिर है प्रभुसत्ता ना तो निरंकुश हो सकती है और ना ही असीमित, जिसको ऑस्टिन ने कहा था कि प्रभुसत्ता निरंकुश और असीमित होती है, कि जो शासक है, जो राज्य है, उसके पास सारी शक्तियां हैं। जब शक्तियों को किसी एक व्यक्ति संस्था में निहित कर दिया जाए सारी की सारी शक्तियां, तो वो निरंकुश रूप ले लेती है। लेकिन प्रभुसत्ता कभी भी ऐसी नहीं होती है, क्योंकि कोई भी राज्य निरंकुश नहीं रह सकता। उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी संधि समझौते करने पड़ते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करने होते हैं। जनमत की उसे आवश्यकता होती है अपनी शासन स्मूथली चलाने के लिए। तो किसी भी राज्य को आंतरिक और बाह्य रूप से वो कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता है, अपनी शक्तियों को असीमित नहीं कर सकता। फिर है प्रभुसत्ता अविभाज्य नहीं है, कि ऑस्टिन ने कहा था कि प्रभुसत्ता का विभाजन नहीं हो सकता, लेकिन बहुलवादी विचारक मानते हैं ये अविभाज्य नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभुसत्ता सिर्फ राज्य के पास नहीं है, दूसरे समुदायों के पास भी प्रभुसत्ता है। प्रभुसत्ता कोई एक ऐसा पहलू नहीं है जो सिर्फ राज्य तक सीमित है। मानव के जीवन के जितने भी समुदायों से मनुष्य संबंध रखता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सभी के पास अपनी प्रभुसत्ता होती है। फिर आता है बहुलवाद राज्य की एक छत्र प्रभुसत्ता का विरोधी है, स्वयं राज्य का नहीं। कि ये बहुलवादी या बहुतत्ववादी विचारक, जो प्लुरलिज्म की जो थ्योरी है, वो राज्य को नहीं नकारती कि राज्य नहीं होना चाहिए या राज्य के पास कोई शक्तियां नहीं है। वो राज्य को भी मानते हैं कि हाँ राज्य है, राज्य व्यक्ति के राजनीतिक जीवन से संबंधित है और उस राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित प्रभुसत्ता राज्य के ही पास है। लेकिन वो इस चीज को नकारते हैं कि सारी की सारी प्रभुसत्ता राज्य के पास है, नहीं, वो प्रभुसत्ता बटी हुई है। फिर व्यवहार में समुदाय राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। कि समुदाय से राज्य क्यों शक्तिशाली है प्रैक्टिकली, क्योंकि समुदायों द्वारा जिस प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है वो प्रभुसत्ता के पास ना तो दंडनीय शक्ति होती है, ना बाध्यकारी शक्ति होती है कि उसको मानना ही मानना है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वेल्स ब्रिटिश किंगडम का हिस्सा है, जिसमें माइंस में खानों में काम करने वाले मजदूरों ने ब्रिटिश सरकार की अनुमति मानने से इनकार कर दिया था। इसलिए वहां पर शस्त्रास्त्र अधिनियम की आर्म एक्ट लगा दिया गया था।
क्योंकि एक समुदाय से संबंधित थे वो मजदूर, उन्होंने राज्य की आज्ञा की अवहेलना की, तो राज्य ने बलपूर्वक उन पर एक एक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ पर राज्य की समुदाय पर श्रेष्ठता साबित होती है कि समुदाय कई बार कुछ ऐसी काम करता है जो शासन संचालन में बाधक होते हैं, तब राज्य अपने कानूनों को उन पर लागू कर सकता है। जैसे राज्य के द्वारा श्रमिक समुदाय हैं, वो अपने हितों के लिए आवाज उठाते हैं, तो राज्य के द्वारा ही उनके काम करने के 8 घंटे निर्धारित किए गए हैं, समान वेतन का निर्धारण किया गया है कानून बना के। फिर है बहुलवाद, अंतरराष्ट्रीयवाद व मानवतावाद का प्रबल समर्थन करता है कि बहुलवादी विचार अंतरराष्ट्रीयवाद क्या है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों से संबंध रखता है, संधि समझौते करता है, राजनीतिक व्यापारिक। और मानवतावाद का मतलब है मनुष्य के जीवन से संबंधित जितने भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं से संबंधित समुदाय या संस्थाओं से मनुष्य संबंध रखता है, और उन समुदायों और संस्थाओं के पास भी शक्तियां हैं, अपनी प्रभुसत्ता नहीं है। तो ये थी बहुतत्ववादी सिद्धांत, प्लूरलिज्म या प्लूरलिस्टिक थ्योरी के फीचर्स। अब इस प्लूरलिस्टिक थ्योरी में भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनके आधार पर इसकी कुछ आलोचनाएं आती हैं। तो क्रिटिसिज्म ऑफ प्लूरलिज्म, सबसे पहला है बहुतत्ववाद अराजकता को कि अनार्किया को लीड करता है प्लूरलिज्म। तो अनार्किया को कैसे लीड करता है, जब राज्य और अन्य समुदायों में अगर प्रभुसत्ता विभाजित होगी तो हर समुदाय राज्य के अगेंस्ट खड़े होने की, राज्य के साथ उसके झगड़े होंगे, जैसे कि राज्य और चर्च के बीच जो विवाद होता था। चर्च राज्य पर आधिपत्य की कोशिश करता था। मध्य युग में राज्य चर्च सामंतों के आपसी झगड़ों से अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी, शांतिपूर्ण शासन संभव नहीं हो पाया था। फिर बात आती है अन्य समुदायों का अस्तित्व राज्य पर ही निर्भर है कि जितने भी समुदाय हैं, चाहे सामाजिक हैं, चाहे धार्मिक है, चाहे आर्थिक है, सबको कंट्रोल राज्य ही करता है, क्योंकि बहुत से समुदाय कई बार ऐसी गतिविधियां करते हैं जिससे शासन नहीं चल पाता है या राज्य के शासन संचालन प्रक्रिया में बाधक होते हैं, तो राज्य के द्वारा उनसे संबंधित, उन समुदायों से संबंधित कानूनों का निर्माण किया जाता है और उनको लागू करवाया जाता है। फिर समुदायों के बीच भी आपस में झगड़े हो जाते हैं तो उनका निपटारा करने का काम भी राज्य ही करता है। जैसे सामाजिक और धार्मिक समुदायों के बीच विवाद हो जाए, या फिर सांस्कृतिक धार्मिक समुदायों के बीच हो जाए कि धर्म से संबंधित दो अवधारणाएं आपस में उलझ के रह जाएं, तो व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए उस समय पर राज्य को उन समुदायों में हस्तक्षेप करना पड़ता है और अपनी प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता साबित करनी पड़ती है, और समुदायों के लिए कानूनों का निर्माण किया जाता है, उन कानूनों की पालना की बाध्यता होती है समुदायों की। फिर है कानून राज्य से उच्च नहीं है, क्योंकि बहुतत्ववादियों ने कहा, क्रैब ने कहा था मेनली कि कानून राज्य से उच्च होता है। अगर कानून राज्य से उच्च है, चलो एक बार सामाजिक समझौते को ये माने कि वो एक कानून की तरह था जिससे राज्य का निर्माण हुआ, लेकिन जब राज्य का निर्माण हो गया तो उसके बाद तो कानूनों का निर्माण हर बार राज्य के द्वारा ही होता है। तो प्रथम समझौते के अंतर्गत हो सकता है, लेकिन बाद में हर कानून का निर्माण राज्य के द्वारा ही संभव है, तभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन की श्योरिटी हो सकती है। फिर आता है समुदायों द्वारा अपने सदस्यों पर अत्याचार रोकने के लिए भी राज्य का सर्वोच्च होना आवश्यक है, कि जरूरी नहीं कि जिस समुदाय से हम संबंधित है वो समुदाय हमेशा हमारे विकास के लिए काम करे। जैसे सामाजिक समुदाय के अंतर्गत हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां थी, उन बुराई जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, यहाँ तक समाज के उस सामाजिक समुदाय के विकास के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ा, राज्य को कानून बनाने पड़े और उन कानूनों की बाध्यता निर्धारित की गई। तो राज्य अपनी स्वतंत्रता का दावा करके, या राज्य के पास वो सर्वस्व शक्ति है कि समुदाय के सदस्यों के ऊपर अगर किसी तरह का कोई भी अत्याचार होता है तो राज्य के माध्यम से ही उसको रोका जा सकता है।
तो ये था बहुतत्ववादी सिद्धांत, जिसके अंतर्गत राज्य की संप्रभुता के साथ साथ दूसरे समुदाय या जो संस्थाएं हैं उनकी संप्रभुता की अवधारणा को भी मान्यता प्राप्त की गई है। और सबसे मेन और अहम चीज इस सिद्धांत की, इन्होंने राज्य की निरंकुश शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया है कि राज्य निरंकुश और असीमित शक्तियों का स्रोत नहीं है। और यहाँ पर हमारी 4th यूनिट और साथ ही साथ कंप्लीट सिलेबस हो जाता है।